हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मजे में हैं आप लोग। मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। सबसे ऊपर हमारे देश का संविधान है और वही पावर देता है किसी भी टैक्स के कानून को बनाने की, टैक्स लगाने की और टैक्स कलेक्ट करने की। यानी अगर हमारे संविधान में ये पावर नहीं दिया गया है ना, किसी भी कानून को बनाने की, टैक्स लगाने की या टैक्स कलेक्ट करने की, तो वो टैक्स लगाया ही नहीं जा सकता, टैक्स कलेक्ट किया ही नहीं जा सकता। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर कैसे देता है, हमारे संविधान में ये सब कुछ कहां पे लिखा गया है कि इनकम टैक्स के जरिए टैक्स की रेवेन्यू ली जा सकती है, जीएसटी के जरिए ये रेवेन्यू ली जा सकती है, ये सब देखेंगे। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि हमारा जो देश है वो रिपब्लिक कंट्री है, यानी जो हमारे इलेक्टेड पर्संस होते हैं उन्हीं को देश चलाने का पावर होता है, राइट। तो ये सब कुछ एडमिनिस्टर कौन कर रहा होगा? हमारे इलेक्टेड पर्सन, राइट। तो हमारे इलेक्टेड पर्सन तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो किसके पास पावर है? संविधान किसको पावर दे रहा है? ठीक है, कौन कौन से कानून बनाने का पावर है, किस कानून के जरिए टैक्स कलेक्ट करने का पावर है, राइट। और ये सब कुछ कहां पे है हमारे संविधान में, ये सब कुछ आज की क्लास में देखेंगे, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेलेवेंट प्रोसीजर्स इन इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। आपको पता है हमारा संविधान कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। इस सुप्रीम, और यही सबसे ऊपर है, यही सबसे बड़ा ऊंचा कानून है। एंड ऑल द लॉज एंड गवर्नमेंट एक्शन आर सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे गवर्नमेंट की जितने एक्शन हैं वो एक्शन का पावर कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमारे यहां जितने कानून है उन कानून को लगाने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है, इसलिए ये सारी चीज वर्क करती है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट इज वाइटल फॉर एनी डिस्कशन ऑन टैक्सेशन मैटर, एज पावर टू लेवी एंड collection of tax is derived from constitution. If it is found that any act, rule, notification or government order is not according to constitution, it is illegal and void. अगर कोई भी कानून बना, गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर पास किया और वो संविधान उसका अधिकार नहीं देता है, तो ऐसे समझ लीजिए वो नल एंड वॉइड है, वो है ही नहीं, ठीक है। ऐसा कोई कानून ही नहीं है, उस कानून का कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट के उस ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। तो गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर या फिर कोई भी कानून वो तभी वैलिड है जब संविधान में उसके लिए पावर है। सोर्सेज एंड अथॉरिटी ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। अब हमको तो पूरा संविधान तो देखना नहीं है, हमें टैक्स रिलेटेड संविधान में कहां पे क्या पावर है वही बात देखनी है। तो आपको पहुंचना होगा 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246। संविधान में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो इस तरीके से लिखी गई हैं। आर्टिकल 1 पहली बात, आर्टिकल 2 ये दूसरी बात, आर्टिकल 3 ये तीसरी बात। तो आर्टिकल 246, अब इस आर्टिकल 246 में पहले तो कुछ टेक्स्ट है, उसके बाद कुछ शेड्यूल्स है, कुछ चार्ट्स है, ठीक है। तो आर्टिकल 246 का जो 7वां शेड्यूल है, 7th शेड्यूल, तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा 7th शेड्यूल कौन से आर्टिकल का? आर्टिकल 246 का। इस 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई है। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अगर आपको याद हो तो ये सब कुछ आपने सिविक्स में पढ़ रखा है, ठीक है। 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 जहां पे 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 इज यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 इज स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 इज कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट क्या है? लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट में वो मैटर है जिसके रिस्पेक्ट में पावर किसके पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट क्या है? मैटर in respect of which power is with central government। अब कौन सा पावर? जो भी मैटर दिया गया उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, उसे पूरा संभालना, मतलब उससे रिलेटेड जितने भी कानून वगैरह बनाने हैं सब वो बनाएगी, पूरा उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देन अगर टैक्स से रिलेटेड वो है, वो मैटर अगर टैक्स से रिलेटेड है तो उसका टैक्स कलेक्शन भी किसके पास आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट।
ठीक है, एक्चुअली बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जिसमें पैसा नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि डिफेंस कौन मैनेज करेगा, मान लीजिए हम कहते हैं डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करेगी, तो इसमें पैसा लगेगा, आएगा थोड़ी ना, राइट। तो कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिन पे एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ रोल है, और कुछ मैटर ऐसे हैं जिस पे एडमिनिस्ट्रेशन भी है और टैक्स कलेक्शन भी है। जैसे इनकम टैक्स कौन देखेगा, हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स को एडमिनिस्टर भी करेगी, उसका टैक्स का कलेक्शन भी रखेगी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मैटर लिस्ट 1 में दिए गए हैं जिसका पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन का, और अगर वो टैक्स है तो उसके कलेक्शन का। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट होती है, इसमें जो भी मैटर्स लिखे गए हैं, इसमें पूरी लिस्ट है, इसमें जितने मैटर्स लिखे गए हैं उसके रिस्पेक्ट में पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा पावर, एडमिनिस्ट्रेशन का, और अगर वो टैक्सेस है तो टैक्स कलेक्शन का भी स्टेट गवर्नमेंट को ही पावर है, वही लेगी। नाउ कम टू थर्ड लिस्ट, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें जो मैटर है उस मैटर को एडमिनिस्ट्रेशन करने का पावर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और कभी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। उसके टैक्स का कलेक्शन भी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को आएगा और कभी स्टेट गवर्नमेंट को आएगा। मैं समझाता हूं, लिस्ट 1 के एग्जांपल लेते हैं। लिस्ट 1 में आता है इनकम टैक्स, लिस्ट 1 में आता है कस्टम ड्यूटी। इनकम टैक्स, इनकम पे जो टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी जब हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं, विदेश से कुछ माल खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, कस्टम ड्यूटी, ये सब यूनियन लिस्ट में आता है। आप कहेंगे स्टेट लिस्ट में क्या आता है, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है। अगर एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स लगाना होगा तो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। बेटिंग और गैम्बलिंग, बेटिंग और गैम्बलिंग, इससे भी पैसा आता है, बेटिंग और गैम्बलिंग पे टैक्स लगता है, इससे जो पैसा आता है स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा, जैसे कि शुरू से आपने अभी तक पहले ये देखा होगा, क्या आपने ये कभी नोटिस किया कि लॉटरी जो थी कुछ स्टेट में चलती थी, कुछ स्टेट में नहीं चलती थी। हाँ, जैसे हम यूपी से हैं और यूपी में तो लॉटरी बहुत पहले बंद हो गई थी, ईयर 2000 में ही बंद हो गई थी, बहुत पुरानी बात हो गई, ईयर 2000 में ही लॉटरी बंद हो गई थी। बहुत सारे बच्चे तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, राइट, वो उस समय लॉटरी यूपी में बंद हो गई थी। लेकिन केरला वगैरह में लॉटरी अभी भी चल रही थी, ठीक है। तो कुछ स्टेट में लॉटरी चलती है क्योंकि वो स्टेट मैटर है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है चलाना है नहीं चलाना, उसका टैक्सेस भी स्टेट गवर्नमेंट को ही मिलेगा। अब कॉन्करेंट लिस्ट के एक आइटम का नाम लेते हैं, स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप पेपर कब लगता है, अरे आप पार्टनरशिप डीड बनाएंगे तो लगेगा, रेंट का एग्रीमेंट बनाएंगे तो लगेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो लगेगा, ठीक है। किसी में ज्यादा स्टैंप पेपर लगता है, किसी में कम लगता है। तो स्टैंप ड्यूटी बहुत सारी वजह से पे होती है। कुछ पर्टिकुलर स्टैंप ड्यूटीज ऐसी हैं कि अगर आप स्टैंप ड्यूटी इन एक्शन की वजह से पे कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अगर इसकी वजह से पे कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का है। फॉर एग्जांपल, आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया तो इसकी स्टैंप ड्यूटी किसके पास जाएगी, ये पहले से डिसाइडेड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि स्टेट गवर्नमेंट का है। आपने जमीन की रजिस्ट्री कराई तो ये स्टैंप ड्यूटी किसके पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट, ये डिसाइडेड है। मतलब स्टैंप ड्यूटी की रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट को भी जाती है, लेकिन एक ही रेवेन्यू में से बंटवारा नहीं हो जाता कि स्टैंप ड्यूटी में मैंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाई, 100 रुपए का स्टैंप पेपर खरीदा, तो ये 100 रुपया या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या तो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। वो पहले से डिसीजन है कि किस बात की स्टैंप ड्यूटी किसको मिलेगी। ये नहीं कि 100 रुपए का स्टैंप पेपर हमने खरीदा है तो इसमें से थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया, थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट, नहीं। पार्टनरशिप डीड का स्टैंप पेपर का पैसा किसको जाएगा, ये डिसाइडेड है, जिसको जाना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसको चला जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो स्टैंप जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी आइटम है उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन है कि इन एरियाज में इनको मिलेगा, इन एरियाज में इस गवर्नमेंट को मिलेगा। यूनियन लिस्ट में जितने भी आइटम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, स्टेट लिस्ट में जितने भी आइटम है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। क्लियर है सबको ये बात? तो ये आपको पहले भी पता था, मैंने और क्लैरिटी देने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा, अब लिस्ट 1 में तो लिस्ट तो सिर्फ एक लिस्ट है जिसमें लिखे हुए हैं मैटर्स, ठीक है। अब आर्टिकल में, आर्टिकल 246 में ये लिखा हुआ है कि कौन से लिस्ट का पावर किसके पास है। तो आर्टिकल 246(1) में, आर्टिकल 246(1) में ये लिखा हुआ है कि यूनियन लिस्ट के रिस्पेक्ट में पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आर्टिकल 246(2) में
लिखा हुआ है कि लिस्ट 3 में जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से किसी एक के पास है, दोनों के पास है। कभी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करेगी, कभी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, ये आर्टिकल 246(2) में लिखा हुआ है। आर्टिकल 246(3) में लिखा हुआ है लिस्ट 2 के बारे में। उसमें लिखा हुआ है, देखिए 7th शेड्यूल में लिस्ट है, प्लीज ऐसे समझिएगा। देखिए आर्टिकल 246, ये है आर्टिकल 246, इसके अंदर है आर्टिकल 246(1), आर्टिकल 246(2), आर्टिकल 246(3) और फिर इसमें कई सारे शेड्यूल हैं आर्टिकल 246 के अंदर ही। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, जिसमें अलग अलग बातें हैं। हम सीधे पहुंच जाते हैं शेड्यूल 7 पे। ठीक है, 7 शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। ठीक है, इस लिस्ट में कुछ आइटम लिखे हुए हैं, इस लिस्ट में कुछ आइटम लिखे हुए हैं, इस लिस्ट में कुछ आइटम लिखे हैं, ये तो शेड्यूल में है। अब आर्टिकल 246(1) क्या कहता है? कहता है लिस्ट 1 में जो भी चीज लिखा हुआ है इसका पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ये लिखा हुआ है। लिस्ट 3 में जो भी चीजें लिखी गई हैं उसका पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ये लिखता है आर्टिकल 246(2). आर्टिकल 246(3) में क्या लिखा हुआ है कि लिस्ट 3 में जो भी आइटम है उसका पावर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। मतलब कभी सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी स्टेट गवर्नमेंट। इस बात को बहुत अच्छे से लिखना हो तो हम लिखेंगे कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और कभी स्टेट गवर्नमेंट। जैसे स्टैम्प ड्यूटी है तो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रही है, कभी स्टेट गवर्नमेंट को मिल रही है। ठीक है, मतलब किसी चीज की सेंट्रल गवर्नमेंट को तो किसी चीज की स्टेट गवर्नमेंट को, ऐसा है। ये क्लियर हो गया आपको? पावर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू लेवी टैक्सेस। आर्टिकल 246(1) में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है लिस्ट 1 के लिए। आर्टिकल 246(2) में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पावर दिया गया है लिस्ट 3 के रिस्पेक्ट में। बस यहीं पे थोड़ा सा गलती कर देते हैं बच्चे। आर्टिकल 246(2) में लिस्ट 3 की बात कही गई है। ठीक है, और आर्टिकल 246(3) में लिस्ट 2 की बात कही गई है। ये गड़बड़ी मत कर देना, एग्जाम में अगर MCQ क्वेश्चन आता है तो इससे रिलेटेड हो सकता है और गलती आपसे हो सकती है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर है लिस्ट 2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो 7th शेड्यूल है उसमें तो बस लिस्ट है, लिस्ट दिया गया 1, 2, 3 और उसमें मैटर्स लिखे हुए हैं। अब ये मैटर का पावर किसके पास है, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको रिलेट कर पाए। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, GST कौन सी लिस्ट में है? ये कौन सी लिस्ट में होगा? आपको पता तो नहीं है लेकिन फिर भी अंदाज लगाइए। 1, 2, 3 किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगा, लिस्ट 2 है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगा, और या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगा। तो आपको मैं बता दूं कि GST ना तो लिस्ट 1 में है, ना ही लिस्ट 2 में है और ना ही लिस्ट 3 में है। ओ माय गॉड सर, ये तीनों में नहीं है तो फिर GST, इसका टैक्स कैसे कलेक्ट हो रहा है? GST एक ऐसा कानून बना जिस तरीके का रेवेन्यू कलेक्शन आज तक हमारे देश में था ही नहीं। ये एक अलग किस्म का कानून है। आइए समझाता हूं ये है क्या कानून। अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं, मान लीजिए 100 रुपए का खरीदते हैं और इस पे 18% GST का रेट है, अगर इस पे 18% GST का रेट है तो क्या आपने देखा है कि इस पे लगता है CGST 9% और SGST 9%, अगर आपने विद इन स्टेट खरीदा है तो। ठीक है, इससे ज्यादा जानकारी है जितना मैं बता रहा हूं तो जानकारी को अभी अपने पास रखिएगा। ठीक है, बाहर नहीं निकलने दीजिएगा, फड़फड़ाइएगा नहीं। ठीक है, और अगर नहीं जानकारी है तो ध्यान से सुनिए, और कोई भी बिल जो आपने कोई भी सामान जो अभी रिसेंट में खरीदा हो उसकी बिल उठाइए और देखिए कि अगर GST 18% है तो उस पर CGST और SGST लगा होगा 9%। अगर 12% GST है उस पर तो 6% दोनों लगा होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 90 रुपये ये हो जाएगा और 90 रुपये ये हो जाएगा। ठीक है, अरे 9 रुपया होगा ना, 9 रुपये ये हो जाएगा, 9 रुपये ये हो जाएगा, 118 रुपये हो जाएगा। आपने देखा कि GST एक ऐसा टैक्स है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को रेवेन्यू मिल रही है। हमारे देश में अभी तक 3 तरीके की लिस्ट थी,
लिस्ट 1 जो कहता था सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी, लिस्ट 2 कहता था स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी, और ये कहता था या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट। अरे एक साथ दोनों को थोड़ी ना मिलती थी। मैंने बताया कि स्टैम्प पेपर का भी पैसा आ रहा है तो या तो वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट का होगा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। डिसाइड करना पड़ेगा, वो पहले से डिसाइडेड है कि किस बात का स्टैम्प पेपर आ रहा है, किस बात के लिए स्टैम्प पेपर खरीदा गया है, किस एग्रीमेंट के लिए खरीदा गया है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये किसका है। लेकिन यहां पे देखिए क्या मैटर है, यहां पे मैटर एकदम डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि हर ट्रांजैक्शन में पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है। हमारा लिस्ट 1 था सेंट्रल गवर्नमेंट, लिस्ट 2 था स्टेट गवर्नमेंट, और ये था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी एक ऐसा आइटम आया जिसमें रेवेन्यू जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओ माय गॉड, एंड वाला तो अभी तक सिस्टम ही नहीं था हमारे देश में। या तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू थी, या तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की थी, या तो सेंट्रल या स्टेट की थी। दोनों को एक साथ पैसा बटेगा साइमल्टेनियस लेवी। साइमल्टेनियस लेवी नहीं था आज तक हमारे देश में। इसमें साइमल्टेनियस नहीं है, इट वाज सर्टेन स्टैम्प पेपर पे लेवी बाई सेंट्रल गवर्नमेंट होता था, सर्टेन लेवी बाई स्टेट गवर्नमेंट होता था, साइमल्टेनियस लेवी नहीं होता था। जीएसटी एक ऐसा कानून आया विच इज हैविंग साइमल्टेनियस लेवी। साइमल्टेनियस लेवी हो रहा है बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो आज तो हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे, तो मैंने जीएसटी के ओरिजिन पे आपको ला दिया, और बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। तो आर्टिकल 246 ए बनाना पड़ा, हमारे संविधान में एक नया आर्टिकल बनाना पड़ा, आर्टिकल 246 ए, क्योंकि ऐसा तो अभी तक हमारे संविधान में था ही नहीं कि किसी भी लिस्ट में तो हम इंसर्ट कर नहीं सकते थे। तो एक नया आर्टिकल ही क्रिएट किया गया 246 ए, जिसके तहत जीएसटी को लाया गया है। ठीक है, और यहां पे पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों लोग टैक्सेस, राइट। तो ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जिससे हम जीएसटी तक पहुंच पाए हैं। एक आइडिया लग गया हमको कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, पावर कहां पे है, और जीएसटी एग्जिस्टिंग लिस्ट में कहीं नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको समझनी थी, राइट, कि एक नया संविधान में आर्टिकल लाया गया और जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। अगली क्लास में आएंगे तो ओरिजिन ऑफ जीएसटी पे हम लोग बात करेंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एमसीक्यू इस चैप्टर पे बेस्ड हम लोग देखेंगे। बहुत ही आसान है और तुरंत आप कर लेंगे, मुझे ये भी भरोसा है। बस एक छोटा सा रिकैप हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, जो भी कह लीजिए इस चैप्टर का, इन एमसीक्यूज के जरिए। हु इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ फॉर मैटर कंटेनिंग इन लिस्ट 2 ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो लिस्ट 2 है 7th शेड्यूल में, उसका पावर किसके पास है? लिस्ट 2 का स्टेट गवर्नमेंट के पास है। पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैज बीन गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन वाइड आर्टिकल। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पावर कौन से आर्टिकल में है? वैसे तो जितने भी टैक्सेस है ना, वो सब आर्टिकल 246 में है, लेकिन ये जीएसटी का एक अलग आर्टिकल है। बाकी सारे टैक्सेस का आर्टिकल 246 है, और उसी में 3 लिस्ट है 7th शेड्यूल में, जिसमें सारे टैक्सेस वाले मैटर दिए गए हैं। लेकिन जीएसटी के लिए अलग बनाना पड़ा, और वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 246 ए। कोई आपसे पूछे कि बताओ क्यों बनाना पड़ा, आप बता पाएंगे? हाँ, बता देंगे आप समझदार हैं, आप बता देंगे। आप बताएंगे कि अभी तक जो टैक्सेस होता था वो होता था या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो फिर पूरा स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। एंड वाला नहीं था, साइमल्टेनियस एक ही टैक्स में बंटवारा कर लें, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। ठीक है, कि एक टैक्स आया 100 रुपया तुरंत बांटेंगे, ऐसा वाला तो कुछ था ही नहीं। तो इसलिए एक नया आर्टिकल बनाना पड़ा 246 ए। इनडायरेक्ट टैक्स कैसा टैक्स है? प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें से कोई एक इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स। In case of indirect tax, impact and incidence of tax fall on indirect tax में impact और incidence different person पे आता है। impact किसी और पे आता है, incidence किसी और पे आता है। ठीक है, इनकम टैक्स में दोनों चीज सेम हो जाती है, जिस पे बर्डन वही पे करेगा। 6th,
लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज मे लीड टू, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज लगेगा तो इससे क्या आ सकता है, इन्फ्लेशन, महंगाई, गुड्स एंड सर्विसेज महंगे होंगे तो इन्फ्लेशन आएगा। लिस्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डैश हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉस। लिस्ट वन वाले मैटर पे कौन कानून बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो चलिए, दिस वाज ऑल फॉर द फर्स्ट चैप्टर। होप यू हैड वंडरफुल journey of this first chapter, concept of indirect taxes. We'll stop here.